Hello friends, very welcome you in Dhara classes. This video is very important for your फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मित्रों, जिसमें कि आपको जो प्रश्न पत्र होता है पढ़ना होता है इंग्लिश में, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स उसमें रहते हैं। तो ये जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपको मैं फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब और जेसप एडिसन, तो आज मैं आपको चार्ल्स लैम्ब्स के लिखे हुए ऐसे को यानी ड्रीम चिल्ड्रन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल हिंदी समरी के रूप में आपको मिलेगा मित्रों, जो कि ड्रीम चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन को लिखा है चार्ल्स लैम्ब जी ने। तो हम लाइन बाय लाइन इस सेंटेंसों को, इस समरी को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी समरी ड्रीम चिल्ड्रन की, जो कि चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टेड ये आपका ऐसे है, जिसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पूरी तरह से आपको सारी चीज़ें हिंदी में मिलेंगी इसमें। तो देखेंगे मित्रों, ऊपर से आप देखेंगे वन इवनिंग एलिस एंड जॉन। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइटल के विषय में हम जान लें कि जो ड्रीम चिल्ड्रन लिखा हुआ है, जो टाइटल है इनके ऐसे कि ड्रीम चिल्ड्रन मित्रों, तो ड्रीम चिल्ड्रन का मतलब होता है काल्पनिक बच्चा, यानी कि एक स्वप्न का बच्चा जिसको हम सोच सकते हैं, केवल उसको समझ सकते हैं। तो एक काल्पनिक बच्चे के रूप में ये कहानी यहाँ पर प्रस्तुत है आपके बीच में मित्रों। तो देखेंगे वन इवनिंग एलिस एंड जॉन, यानी कि एक शाम। अब एलिस और जॉन जो नेम आ रहे हैं, ये चार्ल्स लैम्ब्स के पुत्र के विषय में, पुत्रियों के विषय में बताया जा रहा है इसमें। तो एक दिन शाम को एलिस और जॉन, ये दो चीजें आ गई सामने, यानी कि एलिस एंड जॉन, दो बच्चों का नाम यहाँ पर आया कि वन इवनिंग एलिस एंड जॉन लैम्ब्स ड्रीम। लैम्ब्स ड्रीम्स का मतलब होता है लैम्ब के जो काल्पनिक स्वप्न थे, जिसको उसने सोचा था, यानी देखा था कौन, लैम्ब्स ने, यानी लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन, यानी लैम्ब्स ने उन काल्पनिक बच्चे के विषय में जो कहा है इसमें। इन रियलिटी, इन रियलिटी का मतलब तो वास्तव में, लैम्ब नेवर मैरिड, लैम्ब ने कभी विवाह ही नहीं किया मित्रों। जो रियलिटी है इसमें आ रही है, इन रियलिटी लैम्ब नेवर मैरिड एंड हैड नो चिल्ड्रन, लैम्ब ने न कभी विवाह किया और न उसके कोई बच्चे थे। ये बात यहाँ पर आ रही है मित्रों। आगे देखेंगे केम टू हिम टू हियर फ्रॉम हिम एन अकाउंट टू दियर एंसेस्टर्स। लैम्ब के पास, एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो पूर्वज, तो लैम्ब के पास अपने पूर्वजों के विषय में सुनने के लिए आए। यानी ये बच्चे कहाँ पर आए? लैम्ब के पास आए। कहाँ पर आए? लैम्ब के पास आए। किस लिए आए? अपने पूर्वजों के विषय में सुनने के लिए। डियर एंसेस्टर का मतलब होता है अपने पूर्वजों के विषय में। एन अकाउंट का मतलब उनके बारे में। टू हियर फ्रॉम हिम एन अकाउंट, यानी उनके विषय में उनसे सुनने के लिए आए, अपने पूर्वजों के विषय में। कौन? वो बच्चे मित्रों। आगे देखेंगे लैम्ब टोल्ड देम, लैम्ब ने उनको बतलाया। क्या बताया? अबाउट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर का तात्पर्य होता है एक तो दादी मित्रों, दूसरा जो ग्रेट लगा देते हैं तो परदादी भी कहते हैं उसको। तो अबाउट दियर ग्रैंड मदर का, अबाउट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब हो गया कि वह सुनने के लिए आए, उनको जो है उनकी परदादी के विषय में जानने के लिए आए, जिनका नाम क्या था? फील्ड। उस परदादी का क्या नाम था मित्रों? फील्ड के नाम से जानी जाती थी परदादी। अंकल जॉन, और जो चाचा थे वो किस नाम से जाने जाते थे? जॉन लैम्ब्स, यानी कि जॉन लैम्ब के नाम से वो जाने जाते थे। यानी कि जो दादी थी वो फील्ड के नाम से जानी जाती थी, और जो चाचा थे वो किस नाम से जाने जाते थे? जॉन लैम्ब के नाम से मित्रों। आगे देखेंगे होम लैम्ब कॉल्ड जेम्स इलिया, यानी जिसे लैम्ब जेम्स इलिया कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था मित्रों? जेम्स इलिया, यानी कि होम लैम्ब कॉल्ड जेम्स इलिया, यानी कि इन लोगों का नाम, जो कि ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड और अंकल जॉन लैम्ब्स को जो है लैम्ब क्या कहकर पुकारते थे? तो जेम्स इलिया कहकर पुकारते थे। ये बात बताई जा रही है। आगे देखेंगे एंड दियर मदर एलिश, और उनकी माँ एलिस, एलिस वेंटरसन एने सिमोन्स, यानी कि जो उनकी माँ एलिस के विषय में बताया गया है कि
वो जो माँ एलिस थी वेंटरसन एने सिमंस के रूप में, यानी कि लैम्ब जो है उनको जो है उन बच्चों को बताया, क्या बताया कि उनकी जो परदादी थी फील्ड्स, उनको नॉरफॉक के रूप में, यानी नॉरफॉक के रूप में जाना जाता था मित्रों, यानी कि जो परदादी। हाँ, तो इस पैरा में हम यही देखेंगे मित्रों कि एंड दियर मदर एलिस, एलिस को जो है विंटरसन के रूप में जाना जाता है, एने सिमन के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पैराग्राफ है इसमें इन्हीं दोनों लोगों की चर्चा है, जिसमें कि लैम्ब ने बताया है एलिस के विषय में, यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर के विषय में, जिनको फील्ड के नाम से जाना जाता है, अंकल जिनको कि जॉन लैम्ब्स के नाम से जाना जाता है, होमलैंड कार्ल जेम्स इलिया, जिनको कि लैम्ब्स जो है पुकारते थे जेम्स इलिया कह करके, एंड दियर मदर एलिस, और उनकी माँ क्या थी, एलिस वेंटरसन। इनकी माँ के विषय में बताया जा रहा है कि इनकी माँ कौन थी, एलिस वेंटरसन एंड सिमंस के रूप में। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। अब देखेंगे मित्रों ये दूसरा जो पैराग्राफ आपका है कि लैम्ब टोल्ड द चिल्ड्रन, लैम्ब ने बच्चों को बताया, बच्चों से कहा, क्या कहा, दैट दियर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड लिव्ड इन ए बिग हाउस इन नॉर्थ, जो उनकी परदादी थी, यानी लिव्ड इन सच ए वे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उस प्रकार रहती थी, किस प्रकार से रहती थी मित्रों, दैट सी ऑलवेज सीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द ग्रेट हाउस, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो ही उस घर की मालकिन थी। इस प्रकार से वो रहती थी उस घर में कि जैसे स्वयं वो उस घर की मालकिन थी, इस प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। ओनर का मतलब होता है जो रहने वाला हो, स्वयं आप दी ग्रेट हाउस मानी उस बड़े घर में रहने के रूप को बताया गया है कि एक मालकिन की भांति वो उस घर में रहती थी। व्हाइल का मतलब जबकि, सी वाज ओनली इट्स कीपर, जबकि वो केवल क्या थी, रखवाली ही थी, यानी रखवाली करने वाली थी मित्रों। फिर भी बताया गया कि वो घर में एक मालकिन की भांति रहती थी। इट वाज एन ओल्ड हाउस, यह एक पुराना घर था। कैसा घर था कि इट वाज एन ओल्ड हाउस विथ ए वुडन चिमनी, जिसमें कि लकड़ी की चिमनी लगी हुई थी। उस घर में जो है कैसी चिमनी लगी हुई थी, लकड़ी की चिमनी उस घर में लगी हुई थी मित्रों। तो देखेंगे वुडन चिमनी, यानी उस घर में कैसी चिमनी लगी हुई थी, वुडन चिमनी लगी हुई थी। और आगे देखेंगे ऑन दी चिमनी, उस चिमनी पर, यानी चिमनी के ऊपर, यानी चिमनी पर वाज क्राइब्ड द फुल स्टोरी ऑफ द बैलेट, यानी उस चिमनी पर जंगल में बच्चे के बैलेट की कहानी, यानी कि जंगल में बच्चे जो होते हैं के बैलेट की कहानी खुदी हुई थी। किसकी स्टोरी खुदी हुई थी मित्रों, वाज क्रेव्ड द फुल स्टोरी, यानी पूरी तरह से खुदी हुई थी, क्या, क्रेव्ड फुल स्टोरी ऑफ दी बैलेट, यानी कि उस जंगल में बच्चे, जो जंगल में बच्चे रहने वाले होते हैं, उनके बैलेट की कहानी पूरी तरह से उसमें खुदी हुई थी, लिखी हुई थी। बताया गया है यहाँ पर द चिल्ड्रन इन द वुड, जो बच्चे, कैसे बच्चे, जो बच्चे जंगल में रहने वाले होते हैं, यानी जंगल के बच्चे की बात यहाँ पर बताई जा रही है। उनके जीवन की विषय की कहानी जो है उस एक बैलेट की कहानी के रूप में उसमें चिमनी में खुदी हुई थी। बट एज फुलिश रिच मैन, लेकिन एक धनी मूर्ख व्यक्ति ने, फुलिश रिच मैन लिखा हुआ है, फुलिश रिच मैन का मतलब होता है एक धनी मूर्ख व्यक्ति। तो बट एज फुलिश रिच मैन का तात्पर्य हुआ कि परंतु एक धनी मूर्ख व्यक्ति ने, हु परचेज्ड, जिसने उसे खरीद लिया था। परचेज का मतलब होता है खरीद लेना। हु परचेज दैट हाउस, हु परचेज दैट हाउस का मतलब अर्थात जिसने उस घर को क्या किया था, खरीद लिया था। दैट हाउस रिप्लेस द वुडन चिमनी विथ बैलेट बाय ए मॉडर्न मार्बल वन विदाउट बैलेट ऑन इट। देखें मित्रों, उस गीत खुदी हुई थी, यानी कि जो है, जो उसमें जो उस गीत जो लिखी गई थी, उस पर लिखी गई थी, यानी कि उस चिमनी पर, कि चिमनी हटा करके उसकी जगह क्या कर दिया था उसने, उस लिखे हुए लेख के ऊपर क्या कर दिया था, संगमरमर की चिमनी लगा दी। कैसी चिमनी लगा दी मित्रों, संगमरमर की चिमनी उसमें कर दी थी। चिमनी विद बैलेट बाय ए वुडन मार्बल वन विदाउट बैलेट ऑन इट, और उसमें रिप्लेस क्या कर दिया,
वुडन चिमनी के स्थान पर उसमें क्या कर दिया, मॉडर्न मार्बल, यानी मॉडर्न मार्बल की को उसमें जो है संगमरमर की चिमनी लगा दिया। उस चिमनी को उसने क्या किया था, बदल दिया था। वन विदाउट बैलेट ऑन इट, जिस पर कि वो खुदे हुए अक्षर ना थे, जिस पर कोई गीत नहीं खुदा था, उस पर कुछ लिखा पढ़ा नहीं था। दियर ग्रेट ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे मित्रों, बच्चों की जो परदादी थी वो एक क्या थी, एक धार्मिक एवं पवित्र महिला थी। कैसी थी, एक द ग्रेट ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, एंड होली लेडी, होली का मतलब होता है पवित्र। तो बच्चों की जो परदादी थी वो एक धार्मिक एवं पवित्र महिला थी। सी न्यू ऑल साम्स बाई हार्ट, वो जो है सारी प्रार्थनाओं को, साम्स का मतलब होता है प्रार्थनाएं, ये जो साम लिखा है इसमें एल साइलेंट और पी साइलेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे उनकी जो परदादी थी वो सारी प्रार्थनाओं को क्या कर रखा था, साम बाई हार्ट, यानी कि जुबानी याद कर लिया था, यानी जुबानी याद रखती थी। सी न्यू उनकी मतलब जानती थी, सी न्यू आज साम बाई हार्ट का मतलब सारी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से उनको याद था, वो जुबानी उसको जानती थी। सी वाज ए वोमेन ऑफ सो गुड नेचर, वो इतनी अच्छी और मृदु स्वभाव की थी, अर्थात बहुत ही अच्छे नेचर की वो महिला थी। एंड स्वीट टेम्परामेंट, और जो है अच्छे स्वभाव की, मृदु स्वभाव की थी, कि सभी उससे क्या करते थे, प्रेम करते थे। यानी कि एंड स्वीट टेम्परामेंट, एक मधुर प्रेम करने वाली, दैट शी वाज लव्ड बाई रिस्पेक्टेड बाई ऑल, जो कि सभी के द्वारा जो है प्यारी थी, जैसे सभी लोग उनका क्या करते थे, सम्मान करते थे, प्रेम करते थे। समझ रहे हैं मित्रों, आगे देखेंगे। सी व्हेन सी डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई, दादी के विषय में बताया जा रहा है। हर फनरल वाज अटेंडेड बाई ए कॉन्कोर्स ऑफ ऑल दी पुअर्स, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय उनका जो जो जब मृत्यु की गोद में चली गई थी तब क्या हुआ था, तब उनके दाह संस्कार में गरीबों की भीड़ आ गई थी। कैसी भीड़ आ गई थी, फनल वाज अटेंडेड बाई ए कॉन्कोर्स ऑफ ऑल दी पुअर, यानी सारे जो गरीब लोग थे वो सब उनके आसपास क्या हो गए थे, आ गए थे मित्रों। उनके सम्मान के लिए गरीबों की एक भीड़ उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुई थी। एंड सम ऑफ दी जेंट्री टू, और कुछ लोग जो है जो उनके करीब के लोग थे, सभ्य लोग थे, वो लोग भी, उसके आसपास के कई मील के सभ्य लोग भी वहाँ पर क्या हो गए थे, आ गए थे। यानी कि जेंट्री व्यक्ति जो थे वो लोग भी इकट्ठे हुए थे। आप दी नेबरहुड फॉर मेनी मिल्स अराउंड, जो काफ़ी दूरी पर रहते थे लेकिन वो उनके पड़ोसी के रूप में वहाँ पर सम्मिलित हुए थे मित्रों। आगे देखेंगे। टू शो दियर रिस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, अर्थात उनकी याद के लिए, उनकी याद के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान प्रदान करने के लिए ये लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। किस अवसर पर, उनकी मृत्यु को के अवसर पर मित्रों। किसकी मृत्यु के अवसर पर, यानी कि इन बच्चों की परदादी की मृत्यु के अवसर पर, जिनको हम किस नाम से जानते थे, अभी आपको बताया गया है, एलिस के नाम से जो जानी जाती थी, एलिस के नाम से जिनको हम समझ सकते हैं। और उनकी मृत्यु के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि फील्ड के रूप में, यानी कि जो परदादी के रूप में और फील्ड के रूप में भी जानी जाती है मित्रों, उनकी बात यहाँ की जा रही है। आगे देखेंगे। सी वाज ए, ये सारी कहानियों को कहने वाला कौन है, लैम्स कह रहे हैं इस स्टोरी को मित्रों। अब आप देखेंगे। सी वाज ए पैशन ऑफ कैंसर, कैसी मृत्यु हुई उनकी, तो आपको जानना है कि वो कैंसर की मरीज थी। क्या थी, पेशेंट ऑफ कैंसर, वो कैंसर की मरीज थी। कौन, परदादी जी। हर डिजीज बोर्ड डाउन हर बॉडी, उनके रोग ने उनके शरीर को क्या कर दिया था, बोर्ड का मतलब होता है झुका देना, अर्थात उनके शरीर को उनके रोग ने क्या किया था, झुका दिया था। बट इट कुड नेवर बो डाउन हर स्पिरिट, बट इट कुड नेवर बो डाउन हर स्पिरिट, परंतु उनकी आत्मा को कभी झुका नहीं पाया था। शरीर को तो झुका दिया था किसने, बीमारी ने, रोग ने, कैंसर ने, लेकिन उनकी आत्मा को वो कभी नहीं झुका पाया था मित्रों। ये बहुत ही बड़ी सीख की बात है मित्रों, बहुत बड़ी शिक्षा की बात है कि यदि व्यक्ति बीमार होता है
अपंग होता है तो उसका शारीरिक रूप अपंग हो सकता है, लेकिन उसका आत्मिक रूप जो है कभी अपंग नहीं हो सकता है, बौद्धिक रूप कभी अपंग नहीं हो सकता है। शी वाज वेरी करेजियस, आगे बताया गया इनके बारे में कि वो बहुत ही साहसी महिला थी। कैसी महिला थी? बहुत ही साहसी, करेजियस में महिला थी वो। शी वाज वेरी करेजियस डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, यानी इन सबके होते हुए भी, दैट द हाउस वाज हाउंटेड बाय द घोस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी इस तथ्य के बावजूद भी कौन सा तथ्य मित्रों आगे देखेंगे कि उस घर में 2 बच्चों का भूत था। क्या था उस घर में? इन दैट हाउस वाज हाउंटेड बाय द घोस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन, बाय द घोस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन का मतलब 2 बच्चों का भूत वहां पर था, जो कि एक आत्मा के रूप में उस घर में थी। शी वुड स्लीप ऑल एलोन इन द हाउस विदाउट फियर, वो उस घर में अकेले निडर रूप से पूरी तरह से सोती थी। किस रूप से सोती थी? निडरता के साथ सोती थी। और लिखा हुआ है ऑल एलोन, यानी अकेले पूरी तरह से उस घर में जो है पूरी तरह से वो निडरता के साथ में घर में सोती थी, अर्थात भय नाम की चीज उनके अंदर नहीं थी। सी लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने सभी पोते पोतियों को, जो भी उनके पोते पोती थे, उनको सभी को क्या करती थी? बहुत प्यार करती थी। ये बताया जा रहा है इसमें कि शी लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने सभी पोते पोतियों को पूरी तरह से बहुत ही प्यार करती थी। शी वुड इनवाइट ऑल ऑफ देम टू द ग्रेट हाउस टू एंजॉय देयर हॉलीडेज, वो अपनी छुट्टियों के आनंद के मनाने के लिए उनको प्रायः जो है उस बड़े घर में क्या करती थी? आमंत्रित करती थी, यानी प्रायः जो है उस घर में जो है उनको बुलाती थी। किनको? उन पोते पोतियों को बुलाती थी। किस लिए बुलाती थी? आनंद को प्राप्त करने के लिए, एंजॉय करने के लिए छुट्टियों के समय में मित्रों। द आथर यूज टू स्पेंड हिज हॉलीडे दियर, लेखक अपनी छुट्टियां वहीं बिताया करता था। जो लेखक लैम्स हैं, चार्ल्स लैम जी, ये स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि द आथर यूज टू स्पेंड हिज हॉलीडे दियर, यानी कि अपनी छुट्टियों को वो भी वहीं पर बिताया करता था। राइटर्स जो था, ही ऑफन वांडर्ड अबाउट द हाउस फॉर आवर्स ऑल एलोन, वो अक्सर उस घर में घंटों अकेले घूमता था। ऑल एलोन का मतलब होता है पूरी तरह से घर में अकेले घूमना, भ्रमण करना, रहना। तो ही ऑफन वांडर्ड, वांडर का मतलब होता है घूमना इधर उधर, तो ही वो प्राय घूमा करते थे। अबाउट द हाउस फॉर आवर्स ऑल अलोन, मैंने घंटों उस घर में जो है अकेले भ्रमण किया करते थे। ही वुड गेज अपॉन द स्टेचू ऑफ द रोमन, हे मित्रों, वो वहां के रोम के सम्राटों की मूर्तियों को घूरता रहता था। गेज का मतलब होता है घूरना, देखना। तो ही वुड गेज अपॉन दी स्टैचू, स्टैचू का मतलब होता है जो मूर्ति होती है, आप दी रोमन, जो रोमन की वहाँ की मूर्ति थी उसको हमेशा क्या करता था? घूरा करता था। घूरने का मतलब बहुत ही ध्यान। इम्परर्स दियर, यानी कि सम्राटों की जो वहाँ पर जो उनको घूरता रहता था, देखता रहता था, जब तक वो जीती जागती नहीं प्रतीत होती थी इनको। ही वुड गो ऑन गेजिंग, तब तक वो उनको घूरता रहता था। एट देम टिल दे अपीयर्ड टू बी लिविंग किंग्स आर ही हिमसेल्फ ए मार्बल स्टेचू, यानी उसको उस मूर्तियों को तब तक ही बहुत ध्यान से देखता रहता था जब तक कि वो जीती जागती नहीं प्रतीत होती थी, या स्वयं को संगमरमर की मूर्ति नहीं महसूस करने लगता था, यानी कि अपने आप को इस तरह से एकदम से तल्लीन कर लेता था। मित्रों, यहाँ पर राइटर की बात है, जो भी वहाँ पर जाता था, राइटर अपनी बात स्वयं यहाँ पर कह रहा है कि वो उन मूर्तियों को तब तक घूरता देखता रहता था जब तक कि वो जीती जागती नहीं प्रतीत होती थी, या स्वयं को संगमरमर की मूर्ति नहीं महसूस करने लगता था, अर्थात एकदम से पूरी तरह से ध्यानस्थ होकर के उस मूर्ति को वो देखा करता था। ये भाव यहाँ पर निकल रहा है। ही इंजॉयड रोमिंग इन दी गार्डन्स आल्सो, उसे बगीचे में भी घूमने में मजा आता था, अर्थात वो बगीचे में भी, बाग में भी क्या करता था? भ्रमण करता था, घूमता था, इंजॉय को प्राप्त करता था। मित्रों, देन लैम्स टोल्ड हिज चिल्ड्रन अबाउट देयर अंकल जॉन लैम, तब लैम ने अपने बच्चों को उनके ताऊ जॉन लैम के विषय में बताया, यानी कि उनके अंकल का नाम क्या था मित्रों? जॉन लैम, यानी जॉन लैम के विषय में लैम ने बच्चों को बताना शुरू किया है। आगे देखेंगे, जॉन वाज सो ब्रेव हैंडसम काइंड, जॉन बहुत बहादुर, खूबसूरत, दयावान
तथा विचारवान था। किस रूप में था? हैंडसम, काइंड एंड कंसिडरेट दैट ऑल लव्ड हिम वेरी मच। यानी कि जो जॉन था, वो जॉन की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही हैं कि जॉन बहुत ही बहादुर था। ब्रेव का मतलब बहादुर होना। खूबसूरत था, हैंडसम। काइंड, काइंड का मतलब दयावान था मित्रों। एंड कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है विचारवान होना, थॉटफुल पर्सन। और वो कंसिडरेट था, एक विचारवान व्यक्ति था। दैट ऑल लव्ड हिम वेरी मच, जिससे उसे सभी बहुत चाहते थे। ऑल लव्ड का मतलब सभी लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। दो का मतलब यद्यपि। ग्रेट ग्रैंड मदर लव्ड ऑल चिल्ड्रन इक्वली, जबकि परदादी जी जो थीं सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करती थीं। इक्वल का मतलब होता है समान रूप से, इक्वली। ऑल चिल्ड्रन इक्वली का मतलब वो सभी समान रूप से, समानता के साथ, लव्ड मीन्स प्यार करती थी बच्चों को। परंतु जो है इनके विषय में बताया जा रहा है कि जो परदादी थी वो तो सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करती थी, परंतु जो है जॉन इतना खूबसूरत था, जो उसका ताऊ था वो उसको जो है बहुत चाहते थे। यानी कि जो लैम्ब थे, लैम्ब जो है जॉन को बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन जो परदादी थी वो सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करती थी। ये भाव यहाँ पर निकल रहा है। येट सी हैड स्पेशल अफेक्शन फॉर हिम, फिर भी जॉन के प्रति उसे विशेष प्रेम था। अफेक्शन का मतलब अट्रैक्शन, उसके प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, स्पेशल अफेक्शन था। किसके प्रति? जॉन के प्रति मित्रों। येट सी हैड स्पेशल अफेक्शन फॉर हिम, अर्थात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष स्नेह बना हुआ था। ही वॉज आल्सो ए गुड हॉर्स राइडर, वो एक अच्छे घुड़सवार भी थे। अंकल के विषय में बताया जा रहा है। व्हेन चार्ल्स लैम्ब वंस वाज ए लैम फूटेड बॉय, एक बार की बात है जब चार्ल्स लैम्ब एक पैर से लंगड़ा हो गया था। वंस वाज ए लैम फूटेड बॉय, ए लैम फूटेड बॉय लिखा हुआ है, तो एक पैर से लंगड़े होने की बात यहाँ बताई जा रही है कि एक बार चार्ल्स लैम्ब एक पैर से लंगड़ा हो गया था या हो गए थे। ही रिमेम्बर्ड हाउ काइंड, तब उसे याद आता है कि जॉन उसके प्रति कितना दयालु। ही रिमेम्बर्ड हाउ काइंड एंड कंसिडरेट जॉन वाज, कि उसके प्रति जॉन कितना दयालु और कितना विचारवान था, इस बात को समझ रहे हैं। एंड हाउ ही कैरीज हिम, और उसे किस प्रकार से ले जाता है। चार्ल्स लैम्ब ऐसा महसूस करते हैं। ऑन हिज बैक फॉर मिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अपनी पीठ पर मीलों तक ले जाता था। ऑन हिज बैक फॉर मिल्स का मतलब मीलों अपनी पीठ पर उसको बैठा करके ले जाता था। तभी लैम्ब्स को उसके गुणों के विषय में पता लगा था मित्रों कि कितना दयालु था, कितना जो है वो विचारवान था उसका अंकल। तो जॉन उसके प्रति कितना दयालु और विचारवान था, इस बात का आभास वो स्वयं प्रैक्टिकली समझा है और उसी को उसने लिखा है मित्रों। चार्ल्स लैम्ब रिमेम्बर्ड विथ ग्रेट दैट, चार्ल्स जो है पूरी तरह से एक पछतावे के साथ याद करता है उस बात को। चार्ल्स रिमेम्बर्स विथ ग्रेट रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, तो लैम्ब्स रिमेम्बर्स विथ रिग्रेट, यानी लैम्ब्स जो है उन बातों को किस रूप में याद करते हैं? एक पछतावे की बात रूप में याद करते हैं मित्रों, एक रिग्रेशन के रूप में याद करते हैं। दैट क्वाइट टू द कंट्रेरी, इसके विपरीत, इसके विपरीत वो चीजें क्या पाते हैं? व्हेन जॉन हिमसेल्फ वाज लैम फूटेड, कि जब जॉन स्वयं एक पैर से लंगड़ा हो गया। ही कुड डू नथिंग फॉर हिम, तब वो उसके लिए कुछ ना कर सका। यानी जब जॉन स्वयं एक पैर से लंगड़ा हो गया तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाया था। आफ्टर हिज प्रीमेचर डेथ, उसकी असमय मृत्यु भी हो गई। किसकी मृत्यु, असमय मृत्यु हो गई? उस जॉन की मित्रों। लैम्ब ऑफन मिस्ड हिज काइंडनेस, जब उसकी असमय मृत्यु हो गई उसके पश्चात लैम्ब अक्सर उसकी दयालुता को जो है, लैम्ब ऑफन मिस्ड हिज काइंडनेस का मतलब हुआ कि लैम्ब अक्सर उसकी दयालुता और उसके जो एंड हिज
क्रॉसनेस और उसके जो क्रोध थे, एंड ऑलवेज विश्ड हिम टू बी एलिव अगेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जब उसकी मृत्यु हो गई असामयिक रूप से, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात लैम अक्सर उसकी दयालुता और उसके क्रोध को बहुत याद किया करता था। क्या याद किया करता था? उसकी दयालुता को और उसके क्रोध को बहुत ज़्यादा ही वो हमेशा याद किया करता था। अगेन एंड अगेन हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ जॉन्स लाइफ। उसको पुनः जीवित होने की हमेशा इच्छा किया करता था। और क्या करता था? क्रॉसेस एंड ऑलवेज विज्ड, विज्ड का मतलब होता है इच्छा करना, हिम का मतलब उस जान के लिए, टू बी एलिव अगेन अर्थात जीवित रहने की हमेशा इच्छा करना। तो इस भाव से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उसकी असामयिक मृत्यु हुई थी तो लैम उसे अक्सर जो है क्या है, उसकी दयालुता और उसके क्रोध को पूरी तरह से याद करता था और उसके पुनः जीवित होने की बात हमेशा जो है इच्छा में रखता था, अर्थात उसके बारे में विचार किया करता था। आगे देखेंगे मित्रों, हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ जॉन्स लाइफ, जॉन के जीवन की दुखद कहानी को सुन करके द ड्रीम चिल्ड्रन बिकेम सो सैड, काल्पनिक बच्चे जो थे इतने दुखी हुए, दे रिक्वेस्टेड दियर फादर, कि उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि लैम्स दियर ड्रीम फादर, लैम उनके लिए क्या थे? एक ड्रीम फादर के लिए के रूप में थे मित्रों, और लैम्प के लिए भी वो बच्चे क्या थे? एक ड्रीम चिल्ड्रन के रूप में थे। तो बोथ कंडीशन इज प्रेजेंटेड हियर लाइक ए ड्रीम। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों को हम जो है कि ड्रीम के रूप में महसूस करेंगे। नॉट टू गो एनी फर्दर अबाउट दियर अंकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जो लैम था वो काल्पनिक बच्चे इतने दुखी हुए थे कि उन्हें अपने पिता यानी कि लैम जो थे उनकी प्रार्थना के विषय में, उनकी मिन्नतों, क्या प्रार्थना कह डाली बच्चों ने मित्रों? लैम देयर ड्रीम फादर्स नॉट टू गो एनी फर्दर अबाउट दियर अंकल। अबाउट दियर अंकल का मतलब उनके अंकल के विषय में अब और कुछ आगे ना कहें, अर्थात उनके विषय में अब और कुछ वर्णन आगे ना करें। किसने कहा इन बातों को? उन बच्चों ने कहा जो ड्रीम चिल्ड्रन थे बच्चों। और किसके लिए कहा? लैम्स के लिए कहा कि अब आप आगे उस अंकल के विषय में बातें ना करें, क्योंकि बहुत ही मार्मिक चीज़ें यहाँ पर आई थी। आगे देखेंगे, दे रिक्वेस्टेड हिम टू टेल देम समथिंग अबाउट दियर पैटी डेड मदर, उन्होंने उनसे अपनी सुंदर मृतप्राय यानी मरी हुई माँ के विषय में बताने की भी प्रार्थना किया। बच्चों ने क्या कहा कि दे रिक्वेस्टेड हिम टू टेल देम समथिंग, उनसे कहने के लिए, कुछ बताने के लिए कहा अबाउट दियर पैटी डेड मदर। पैटी डेड मतलब खूबसूरत यानी कि मरी हुई सुंदर माँ के विषय में कुछ बताएं। देन ही टोल्ड देम, तब उन्होंने बताया, क्या बताया? हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन होप समटाइम्स इन डिसअपियर येट persisting ever he courted the fair Alice। क्या बताया उन्होंने अपने मरी हुई सुंदर माँ के विषय में बताने की प्रार्थना किया। किसने प्रार्थना किया? उन बच्चों ने। तब क्या बताया उन्होंने? देखेंगे मित्रों, देन ही टोल्ड देम, तब उन्होंने उसके बारे में बताया। क्या बताया? हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन होप, किस प्रकार 7 लंबे वर्षों तक, इन होप यानी आशा के साथ में, समटाइम्स इन डिसअपियर कभी कभी वर्षों तक जो है, कभी कभी आशा के रूप में, कभी कभी निराशा के रूप में, यानी होप एंड डिसअपियर, कभी कभी आशा के रूप में और कभी कभी निराशा के रूप में। येट परसिस्टिंग इवर के साथ जो है, लेकिन दृढ़ता के साथ, फिर भी क्या? परसिस्टिंग का मतलब होता है दृढ़ता के साथ। इवर ही कोर्टेड द फेयर एलिस वैन, के साथ वो सुंदर एलिस से विवाह की प्रार्थना करता रहा। ध्यान देंगे मित्रों, उसने अपनी जो है उस मरी हुई सुंदर माँ के विषय में जब बताने की बात लड़कों ने कहा, तब उसने उन्हें बताया कि किस प्रकार से 7 लंबे वर्षों तक एक आशा के साथ, निराशा के साथ, लेकिन दृढ़ता को लिए हुए उस सुंदर एलिस से विवाह करने की प्रार्थना करता रहा। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर एलिस हिज डॉटर रिसेम्बल्ड हर मदर वेरी मच, उसकी पुत्री एलिस अपनी माँ से बहुत मिलती जुलती थी।
ध्यान देंगे मित्रों, एलिस हिज डाटर, यानी एलिस उसकी पुत्री, रिसेम्बल्ड हर मदर वेरी मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसकी माँ थी, माँ से बहुत ज़्यादा मिलती थी। कौन? एलिस, यानी उसकी पुत्री एलिस अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। आगे देखेंगे, एज लैम्ब स्टेयर्ड एट हर फेस द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रू फेंटर टू हिज व्यू, यानी कि जब लैम्ब उसकी शक्ल को घूर कर देखने लगा तो धीरे धीरे बच्चे क्या किए? धीरे धीरे बच्चे उसकी दृष्टि से ओझल होते चले गए। ध्यान देंगे, बहुत ही फेंटर का मतलब होता है ओझल होना, ग्रू फेंटर। द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रू फेंटर टू हिज व्यू, यानी कि जैसे जैसे लैम्ब स्टीयर्ड एट हर फेस, उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, वैसे वैसे बच्चे जो है धीरे धीरे जो है उसकी दृष्टि से ओझल होते चले गए। ये भाव यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखेंगे, दे शेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट सीम्ड टू बी सेविंग दैट दे बियर नॉट हिज चिल्ड्रन, दे बियर नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु लगता था इससे कि मानो कह रहे हों कि वे उसके बच्चे नहीं थे, वे कुछ नहीं थे। दे बियर नथिंग, वे कुछ नहीं थे। लेस देन नथिंग, कुछ नहीं से भी कम थे। लेस देन नथिंग का मतलब कुछ नहीं से भी कुछ कम थे। ड्रीम्स, और स्वप्न थे। इस बात को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है। दिस रियलिटी शैटर्ड द ड्रीम ऑफ द ऑथर, इस वास्तविकता ने लेखक के स्वप्न को छिन्न भिन्न कर दिया। दिस रियलिटी का मतलब ये जो वास्तविकता थी, दिस रियलिटी शैटर्ड द ड्रीम ऑफ द ऑथर, अर्थात लेखक की स्वप्न को क्या कर दिया? शैटर्ड कर दिया, अर्थात छिन्न भिन्न कर दिया। एंड ब्रॉट हिम बैक इनटू हिज बैचलर आर्म चेयर, और उसे वापस आराम की कुर्सी पर ला दिया। Where he had fallen asleep, जहां पर वो सो गया था। क्या चीजें जो ऊपर अभी आपको बताई गई हैं, ये जो लाइन ऊपर की बताई गई है कि वो जो बच्चे थे उन्होंने कुछ कहा नहीं, देखा, और उसके पश्चात जो है वो बच्चे एक एक करके जो है वहां से चले गए। उसके पश्चात जो है ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे जो है जो भी कहना चाहते थे मानो वो कह रहे हों कि वह उसके बच्चे नहीं थे, वह कुछ नहीं थे, कुछ नहीं से भी कम थे, और स्वप्न थे। तो ये सारी चीज़ें एज ए ड्रीम के रूप में यहाँ पर व्यक्त की गई हैं, उसी के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड ब्रॉट हिम बैक इनटू हिज बैचलर आर्म चेयर, यानी कि पुनः जो है उसको जो है उस आराम की कुर्सी पर, एक वास्तविक रूप से जो है आराम कुर्सी पर ला दिया गया, उसे वापस ला दिया गया। कहाँ पर ला दिया गया? उस आराम कुर्सी पर जहाँ वो सो गया था। हिज सिस्टर ब्रिजिट वाज सिटिंग बाय हिज साइड, उसकी बहन ब्रिजिट, ब्रिजिट जो थी, हिज सिस्टर ब्रिजिट वाज सिटिंग बाय हिज साइड, यानी उसकी बहन ब्रिजिट उसके पास बैठी हुई थी। सिटिंग बाय हिज साइड का मतलब उसके पास बैठी हुई थी। बट जॉन एल वाज गॉन फॉर एवर, परंतु जॉन लैम्ब हमेशा के लिए जा चुका था। जॉन एल का मतलब जॉन लैम्ब, तो जॉन लैम्ब हमेशा के लिए, वाज गॉन फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए जा चुका था। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए समरी। मित्रों, पूरी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तथा एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए यदि आपने पूरे ही वीडियो को देख लिया। और कमेंट के रूप में आप हम तक अवश्य प्रतिक्रिया को प्रेषित करें, जिससे हम आपको अगले वीडियो में वो चीज़ें दे पाएँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।